नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम संघीय सरकार के प्रस्तावों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कौन कौन से आर्टिकल्स आपके संविधान में दिए गए थे। संविधान के भाग 5 में संघीय सरकार का उल्लेख किया गया है। संघीय सरकार का उल्लेख किया गया है। अब अपन बात करें दोस्तों, इस संघीय सरकार में हमने पहला अध्याय किसका लिया था? कार्यपालिका का। पहला अध्याय किसका लिया था? कार्यपालिका। और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। आज पूरा का पूरा वीडियो राष्ट्रपति पद के बारे में ही समझाएंगे। कुछ प्रारंभिक परिचय अपन कर चुके थे, जैसे आर्टिकल 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद का निर्धारण। दोस्तों, आर्टिकल 52 में एक बात कही गई है, क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि इंग्लिश में बोले तो शैल बी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? शैल बी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शैल बी शब्द की बात करें तो इस शैल बी का मतलब होता है कि राष्ट्रपति होगा और यह हमेशा पद पर रहेगा। हमेशा पद पर रहेगा, कभी भी इसका पद रिक्त नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आगे अपन आर्टिकल्स पे पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 55 पर समाप्त किया था। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, और इस निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति पद का चयन किया जाता है। सब बातें समझ ली थी। जो भी बात है उनके सूत्र जरूर याद रख लेना। एक तो विधायकों का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य, एक आपका आ गया सांसद का मत मूल्य, और एक आ गया आपका न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा आपका 50% से अधिक होना चाहिए। जितने भी मत प्राप्त होते हैं, कुल मत प्लस निर्वाचित स्थान और प्लस 1, मतलब 2 का भाग देकर उसमें क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है, यानी कि 50% से ज्यादा आ जाएगा। तो जब तक कुल मत पहली वरीयता के आधार पर कुल मत प्राप्त नहीं होंगे तब तक ऐसा असंभव होता है। दोस्तों देखो, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राष्ट्रपति पद के 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी। अब 3 उम्मीदवार हो गए, ए, बी और सी। ए, बी, सी 3 उम्मीदवार हो गए। अब तीनों उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता में मान लीजिए कुल मत प्राप्त हुए आपके 3000। कितने हो गए? 3000। अब न्यूनतम कोटा कितने पर आएगा? 1501 पर। किस पर आएगा? 1501 पर। 1501 जब तक किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। मान लीजिए पहले चक्कर में इसको 1200 प्राप्त हुए, इसको 1100 मत प्राप्त हुए और इसको 700 मत प्राप्त हुए। क्या किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे में दूसरे चक्र की इसको सबसे कम मिलने वाले को बाहर निकाल दिया जाता है, उसके मत दोनों में जोड़ दिए जाते हैं। द्वितीय वरीयता के आधार पर गणना की जाती है, और यदि ऐसा चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक कैंडिडेट को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक उसको 1501 पद एक मत प्राप्त नहीं हो जाते तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो ये प्रक्रिया तो काफी कठिन है, आपकी समझ की बात है। आप तो इस सूत्र को याद रखना। ये प्रक्रिया तब एक बार भारत में भी अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 1969। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर क्या नाम था?
भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 2 व्यक्ति हो गए थे और उस समय नीलम वीवी गिरी द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए राष्ट्रपति थे। पहली वरीयता में ही न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होगा तो द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति चुना जाता है और द्वितीय वरीयता में भी यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो तीसरी वरीयता अपनाई जाती है। तो दोस्तों इस बात के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली थी कि निर्वाचन प्रक्रिया में क्या क्या किया जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए निर्वाचन होने से पहले एक चीज आती है कि क्या सबसे पहले उसका नामांकन फार्म भरा जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उस उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यता होगी तब वो खड़ा होगा। तो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो उसके लिए देखो, एक तो जमानत राशि है 15,000 रुपए, जमानत राशि जमा कराएगा, ठीक है। और उसके नाम के समर्थक भी होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 व्यक्ति उसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और 50 उसका समर्थन करेंगे। तो ये 50 प्रस्तावक व अनुमोदन, इसके साथ साथ 15,000 की जमानत राशि, ये सब बातें तय करने के बाद ही वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद आती है दोस्तों योग्यता। ये तो क्या हो गई, शर्त हो गई, ये तो क्या हो गई, शर्तें हो गई। अब बात करते हैं अपन योग्यता की। योग्यता की बात करें तो योग्यता के आधार पर अपन देखते हैं कि उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। फिर अपन बात करते हैं न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। जब तक 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और अन्य बहुत सारी योग्यताएं हैं, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या हो गई आपकी योग्यताएं। और ये किस आर्टिकल में बात की गई है, 58 में। किसमें की गई है, 58 में, ठीक है। और शर्तें किसमें हैं, आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त होनी चाहिए और आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों बीच में आपका आर्टिकल बच गया 56, बीच में आर्टिकल बच गया कौन सा, 56 की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और कार्यकाल की बात है पद ग्रहण से 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है नहीं, उसको समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। अभी आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो पद ग्रहण से साधारण परिस्थिति में उसका कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बार फिर सेल्फी पर जाते हैं अपन, भारत के राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है, भारत के राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है, वो हमेशा पद पर बना रहेगा। अब आप लोग कहोगे दोस्तों कभी वो बीमार हो जाए, लंबे समय तक विदेश यात्रा पर चला जाए या फिर उसको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाए या मर जाए
या उसकी मृत्यु हो जाए तब क्या होगा, तब भारत का उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर कार्य करेगा। तो कार्यकाल में जरूर याद रखना है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस बीच पद रिक्ति, मृत्यु, बीमारी, अवकाश की स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ओके दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 आपका क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन। क्या भारत का राष्ट्रपति एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, या 2 बार ही बन सकता है, या 3 बार ही बन सकता है? ऐसा संविधान में कोई उपबंध किया गया है? नहीं। इसके बारे में ये कहा गया है, भारत का राष्ट्रपति चाहे कितनी ही बार राष्ट्रपति बने, हमें कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, अधिकतम सिर्फ और सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के महान राष्ट्रपति हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो वहां पे संविधान में संशोधन करके ये उपबंध जोड़ दिया गया कि वहां का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है। तो भारत में कितनी बार बन सकता है? कितनी ही बार बन सकता है। अब तक सिर्फ ऐसा एक ही उदाहरण देखने को मिलता है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, 1950 और 1957। 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं, बाकी किसी का दोबारा नंबर नहीं आया है। इस बार पिछले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दोबारा बनाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस पर उसने स्वयं ने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं भारत का राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। तो दोस्तों, इसकी बात करें अपन कि देखो 2 चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी निर्वाचन प्रक्रिया और इसकी योग्यता व शर्तें। इसके अलावा उसका कार्यकाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, इसको आप नोट कीजिए। तब तक मैं ओके दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अपन अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति पद की शपथ। इस शपथ से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपका राष्ट्रपति है वो किसके समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। तो सीधा सा आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ लेता है। तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है किसको? राष्ट्रपति को उसके पद पर बने रहने की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब दोस्तों, इस शपथ के साथ साथ अपन त्यागपत्र की बात भी कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति समय पूर्व अपना त्यागपत्र भी दे सकता है, लेकिन वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र को किस में रखवाएगा? संसद में रखवाएगा। संसद में बहुमत के आधार पर पारित होते ही राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो किस व्यक्ति को संबोधित करके भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। और उपराष्ट्रपति का दायित्व होगा कि उस त्यागपत्र को संसद के समक्ष रखवाए। फिर 2 छोटी छोटी चीजों की और बात करते हैं दोस्तों कि आपका वेतन भत्ते। भारत का राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके सभी वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और उसको प्रति माह
4 लाख रुपए वेतन मिलता है। और भत्तों की बात करें तो उनकी कोई सीमा नहीं है। फ्री किराया, फ्री रहने का आवास, सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति भवन में सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, उसकी निःशुल्क होती हैं। तो वेतन कितना मिलता है? 4 लाख रुपए भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। यदि वो पद से रिटायर्ड हो गया, अवकाश प्राप्त कर लिया, तो अवकाश प्राप्त करने के बाद भी उसको भारत का सम्माननीय नागरिक माना जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? 4 लाख रुपए मासिक वेतन प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, यदि पद समाप्त हो गया, अवकाश प्राप्त कर लिया, तो उसको 6 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी प्राप्त होती है। 6 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी प्राप्त होती है। और इसी के साथ उसको रहने के लिए आवास, यानी कि शानदार क्लासिक 7 स्टार आपका बंगला भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कि वेतन भत्ते हो गए, त्यागपत्र हो गया, शपथ हो गई। शपथ ओनली फॉर किसमें पढ़ोगे आप? आर्टिकल 60 में। जबकि ये दो बातें आपको इसी के साथ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि राष्ट्रपति अपने समय पूर्व त्यागपत्र भी दे सकता है। लेकिन त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति कहाँ रखवाएगा उसको? संसद में रखवाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। और इस महाभियोग की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कदाचार या अशिष्टता के आधार पर भारत के राष्ट्रपति को समय पूर्व पद से हटाया जा सकता। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है। आप एक शब्द का मतलब निकालिए कि पद का दुरुपयोग करने पर, पद का दुरुपयोग करने पर हमारे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अनुसार समय पूर्व पद से हटा सकता है। और ये हटाने का काम कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी दोस्तों? संसद करेगी। और ये प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया को अपनाया है। दोस्तों, मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए एक शर्त है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। उस प्रक्रिया को शुरू करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। अब दोस्तों, मुझे आप बताइए, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया किस सदन में प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में या राज्यसभा में या किसी भी सदन में? बताइए। तो किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है। दोस्तों, ये आपके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपकी इच्छा क्या है? क्योंकि संसद तय करती है कि कहां पर शुरू किया जाए। मान लीजिए आप यहां पर प्रस्ताव लाते हैं, उस प्रस्ताव की एक स्वतंत्र जांच कमेटी जांच करती है और जांच के आधार पर यदि राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है तो 2/3 बहुमत के आधार पर वह सदन उस प्रस्ताव को पारित कर देगा और ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन भी यदि 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। जैसे ही दूसरे सदन में बहुमत प्रस्ताव पारित हो गया बहुमत के आधार पर, जिसको बोलते हैं अपन विशिष्ट बहुमत,
विशिष्ट बहुमत के आधार पर जैसे ही प्रस्ताव पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद क्या मान लिया जाएगा दोस्तों? समाप्त मान लिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नोट करना बहुत ही जरूरी है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।